आज मैं आपको इंट्रामेडुलरी नेलिंग ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैक्सिको में 16वीं शताब्दी में रेसिनस वुड यानी कि लकड़ी का उपयोग इंट्रामेडुलरी कैनाल में डालने के लिए होता था ताकि हड्डी का जुटान हो जाए, लेकिन इसे असफल होना ही था। कीटाणु संक्रमण के कारण वो असफल हो गया। उसके बाद आइवरी हाथी दांत का उपयोग होता था, क्योंकि उसका रंग उस आदमी की हड्डी से मिलता जुलता था। सो ऐसा विश्वास था लोगों का कि 18वीं शताब्दी में ऐसा विश्वास था कि बायो फ्रेंडली और बायो कंफर्टेबल होगा, वो हड्डी के आदमी की हड्डी के साथ घुल मिल जाएगा। 1939 to 1940 में असली क्रांति इंट्रामेडुलरी नेलिंग के क्षेत्र में हुआ। जब कुंसर ने, जर्मनी का सर्जन था, उसने सबसे पहले कुंसर नेल बनाया, और जिसे के नेल भी कहते हैं। ये के नेल है, देखिए ये निकालने के लिए ऊपर में एक छेद है, और इसमें निकालने वाला औजार को फंसा करके निकालते हैं, और डालने के लिए इसको अपर एंड ऑफ द फीमर से डालते हैं। 1939 to 40 में इस नेल का उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी उपयोग किया जाता था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में थॉमस नेल और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था, जिससे बहुत दिन तक मरीज को, सैनिकों को बेड रिडन रहना पड़ता था, और बेड सोर और निमोनिया, किडनी फेल्योर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का चांस रहता था। और इस नेल के आने से सेकेंड वर्ल्ड वार में जो सैनिक विभिन्न देशों से जर्मनी गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेने के लिए, वे अपने अपने देश लौटे तो उनके देश में देखा गया कि इस नेल का उपयोग कुंसर ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, और जल्दी से जल्दी मरीज इसमें खड़ा हो जाता था और चलने फिरने लगता था, और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता था, और हड्डी भी जल्दी जुड़ती थी। लेकिन यह लॉक नहीं था। तो 1950 में ही कुंसर ने ही ये आइडिया दिया था कि अगर ऊपर नीचे इसको लॉक कर दिया जाए तो रोटेशन नहीं होता। जैसे ये रोटेशन हो रहा है, ये घूम रहा है अगल बगल, और ऊपर नीचे भी नहीं जाएगा, तो ज़्यादा रिजिड और स्टेबल फिक्सेशन होगा। तो 1950 में आइडिया कुंसर ने ही दिया था। और इस नेल को, के नेल को भी सेपरेट होता है, और क्लोवर लीफ सेपरेट होता है। उसके बाद बीच में 1950 में रिमिंग का कंसेप्ट आया, ताकि कॉन्टैक्ट एरिया जो इंट्रामेडुलरी कैनाल का है और नेल से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो, और मोटा नेल डाला जा सके, ताकि ज़्यादा रिजिड और स्टेबल फिक्सेशन हो सके, और जल्दी से जल्दी मरीज को हम लोग चला सके। तो ये कॉन्सेप्ट था 1950 में। और 1970 में ग्रॉस एंड केम्फ ग्रॉस एंड केम्फ ने सॉलिड नेल को इंटरलॉकिंग नेल का इंट्रापेटलर रूट से करने का कंसेप्ट दिया, जिसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लॉक कर दिया जाता है। और हालांकि ये कंसेप्ट 1950 में कुंसर ने ही दिया था, जिसे डिटेंशन बोल्ट उन्होंने कहा, और बाद में 1970 में ग्रॉस एंड केम्फ ने इसको स्पेशल जिग बनाया, जिसके थ्रू अपर फ्रैगमेंट और लोअर फ्रैगमेंट में दो बोल्ट स्टैटिक और डायनेमिक लॉकिंग का कंसेप्ट भी ग्रॉस एंड केम्फ ने ही दिया। और मॉडर्न युग जो है बहुत दिन तक
90 तक ये इंट्रापैटलर रूट से इस नेल को डाला जाता था टिबिया फ्रैक्चर में। तो उसके बाद फीमर फ्रैक्चर में भी इसको डाला जाता था। ये फीमर नेल है और 2 ऊपर छेद है और 2 नीचे छेद है। इसको भी जिग के थ्रू लॉक किया जाता था। बाद में देखा गया कि नीचे के छेद लॉक करने में परेशानी आती थी, इसलिए फ्री हैंड टेक्निक से आजकल डिजिटल लॉकिंग किया जाता है। सो ये फीमर नेल है और ये टिबिया नेल है जो आजकल इंट्रापैटलर रूट से यूज किया जाता है। इसे सुप्रापैटलर रूट में भी यूज कर सकते हैं। सो अपर फोर्थ ऑफ द टिबिया फ्रैक्चर में इंट्रापैटलर रूट से करने से 90 डिग्री फ्लेक्शन ऑफ द नी करना पड़ता है। तो इसलिए 90 डिग्री फ्लेक्शन करने से प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट का एंटीरियर एंगुलर डिफॉर्मिटी बढ़ जाता है ड्यू टू पुल ऑफ द पैटेला। सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पुल ऑफ पैटेला को न्यूट्रलाइज करने के लिए सुप्रापैटलर नेलिंग का कंसेप्ट आया, जिससे 1996 में टोर्नेटा एंड कोलिंस ने ये कॉन्सेप्ट दिया। सेमी एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ द नी में नी के द्वारा अगर नेलिंग किया जाए सुप्रापैटलर नेल रूट से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री फ्लेक्शन करने के कारण इंट्रापैटलर रूट के द्वारा नेलिंग करने में उसे रोका जा सकता है, क्योंकि वो पैटलर पुल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है सेमी एक्सटेंडेड पोजीशन में रखने से। तो फर्स्ट टाइम टोर्नेटा 2 एंड कोलिंस ने ये कॉन्सेप्ट दिया। बाद में 2012 में एओ ग्रुप ने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ मिल करके सुप्रापैटलर नेलिंग का जो डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट सेट बनाया, जिग और प्रोटेक्टिव स्लीव, जो कि इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, और उसी के थ्रू रिमिंग, गाइड वायर और नेल को डाला जाता है ताकि इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो। तो डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाया एओ ग्रुप ने, जिसे जॉनसन एंड जॉनसन, स्मिथ एंड नेफ्यू ने बनाया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह होता था कि ये काफ़ी महंगा था, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती थी और 35 से 40 लाख का इंस्ट्रूमेंट सेट आता था और 35 से 40 हज़ार का इम्प्लांट का खर्च पड़ता था। तो गरीब मरीजों के लिए छोटे छोटे नर्सिंग होम में इसे यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले ही बियर कर सकते थे। इवन सरकारी हॉस्पिटल में भी, छोटे छोटे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसे नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक ऑपरेशन के लिए उतना सरकार भी खर्च वहन नहीं कर सकती है, उतना महंगा इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद डॉक्टर आर.सी. ठाकुर ने, डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक को इनोवेट किया, जिसमें फ्री हैंड टेक्निक से अपर एंड लोअर लॉकिंग किया जाता है और जिग का उपयोग नहीं किया जाता है। और PFN A2 सेट से ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव को यूज किया जाता था, क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सेट का लंबाई, चौड़ाई, जो ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव यूज किया जाता है, तो उसका लंबाई, चौड़ाई और उसका डायमीटर जो होल होता है उसको डालने के लिए, रिंग करने के लिए, तो सेम ही था। तो उसको PFN A2 सेट का ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव यूज किया और एक कलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर, टिबियल इंट्रापैटलर रूट का टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर है, जिसे कलर कोडिंग कर दिया गया। इसका 4 फेस है, अपर एंड में 4 फेस है, जिसमें A, B, C, D लिखा गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं।
इसमें आप अपने स्टाफ का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं। या इसमें हमने ABCD लिखा। अगर ए जो है, अगर नेल को कसने के बाद, इसमें कलर कोडेड टीबीएल नेल एक्सट्रैक्टर में कसने के बाद अगर एज कंसाइड करता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल से, तो थ्रू आउट द नेलिंग प्रोसेस ए कंसाइड करेगा इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल से, और सी और बी कंसाइड करेगा लैटरल एंड रेडियल सरफेस से, और डी जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे जाएगा। सो इस तरह से ये रिलेशन बना रहता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट सेट का कॉस्ट 0 हो जाता है और नेल वही रहता है जो इंट्रापेक्युलर रूप से डाला जाता है। अतः यह बहुत कम खर्च में हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट सेट का खर्च 0 और 2000 से 5000 तक जो इंस्ट्रूमेंट नेल का और स्क्रू का खर्च पड़ता है। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। और बाद में कुछ परेशानी आया नेल को डालने के प्रॉपर पोजीशन में, तो RCT नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर को बनाया गया, जिसमें नेल को डायरेक्ट कस किया जाता है और इसमें लॉक हो जाता है, और लॉक करने के बाद ये लॉक करने के बाद जो है इसको नेल को डालते हैं। अपर लेवल ऑफ द कलर कोडिंग किया जाता है, और इसमें एक बीच में इंस्ट्रूमेंट के बीच में RCT नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर में सेंटर में एक होल होता है, जिसमें टॉमी बार लगा करके नेल को पोजीशन में रखते हैं। जब हम हैमर करते हैं तो धीरे धीरे नेल रोटेट करता है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सो इसको डिरोटेट करके प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं, और उसके बाद नेल को अंदर डाल देते हैं। टिल लास्ट एंड ऑफ द नेल सीटेड इन प्रॉपर पोजीशन, दिस कैन बी डिरोटेटेड इन प्रॉपर पोजीशन। सो ये है इतिहास नेलिंग का, के नेल से लेकर सुप्रापेक्युलर नेलिंग तक। So thank you very much for patient hearing of history। बहुत ही रोचक हिस्ट्री है इंटरलॉकिंग नेलिंग का। So the K nail to Dr. ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापेक्युलर नेलिंग ऑफ टीबिया, ये इतिहास है नेलिंग का। धन्यवाद।